कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पठन पाठन कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। लेक्चर 04 होने वाले हैं आज। और इसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जिसको हम डुअलिस्टिक भी कहते हैं। डी ब्रोगली डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस। ये डुअलिस्टिक क्या होता है? दैत्य प्रकृति में दो प्रकार की व्यवहार। कितने प्रकार के व्यवहार? दो प्रकार की व्यवहार। डी ब्रोगली ने वास्तव में इस चैप्टर का डुअल नेचर ऑफ मैटर, जो चैप्टर्स का हेडलाइन है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इसकी वास्तविक व्याख्या डी ब्रोगली करते हैं। कि कहता है कि मैटर जो है, मैटर के दो प्रकृति, मैटर के दो प्रकृति, कितने दो प्रकृति। कौन कौन? तो एक वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। वेव नेचर कब होता है और पार्टिकल नेचर कब होता है? गौर करने वाली बात है। वेव नेचर कब और पार्टिकल नेचर कब? तो फटाक से हेडिंग लगा दीजिए, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस मींस इस थ्योरी को डुअलिस्टिक के नाम से जानते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे यहां पर, यदि कोई मैटर है, क्या है? मैटर है, पदार्थ है, तो यहां इस चैप्टर के अंतर्गत याद रखेंगे, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग मैटर से संबंधित एक और बात करते हैं, किसकी? फोटोन की। अब फोटोन के बारे में कहा गया है ये रेस्ट में नहीं होता है। तो ये हाइपोथेसिस जो लगने वाले हैं, ये किस पर लगने वाले हैं? खास करके मूविंग मैटर और पार्टिकल। ये किस पर लगता है? डी ब्रोगली का डुअलिस्टिक मूविंग मैटर और पार्टिकल। ये कहता है लाइट पार्टिकल पर लगता है, LIGHT, लाइट पार्टिकल पर लगेगा। पार्टिकल कैसी होनी चाहिए? हल्की होनी चाहिए। और ये किस पर लगेगा? हाई स्पीड मूविंग पार्टिकल। सबसे पहले देखिए वैलिड किसके लिए है, जैसे यहां पर क्या लिखें? इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल किसके लिए है? यहां पर क्या लिखेंगे? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। इसका जो हाइपोथेसिस है डी ब्रोगली का, या डुअल नेचर ऑफ मैटर या रेडिएशन की जो बात कर रहे हैं, ये सबसे पहले लगेगा किस पर? मैटर बोले तो फोटोन। अब फोटोन है तो भैया यहां एक और चीज है, रेडिएशन भी है। किस पर लागू होता है? रेडिएशन। इस पर लागू क्या होता है? क्योंकि रेस्ट में नहीं है, रेस्ट पार्टिकल पर नहीं लागू होता। यहां पर देखिए ये किस पर लागू होगा? ये मूविंग मैटर और पार्टिकल पर चलेगा। लाइट पार्टिकल होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 2 क्विंटल का गोला ले लिए और उस पर हम डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस अप्लाई करते हैं, उस पर भी लागू नहीं होगा। हाई स्पीड मूविंग पार्टिकल होनी चाहिए, पार्टिकल की स्पीड भी अधिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम ऐसे टहल रहे हैं, कहेंगे डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस लग रहा है। डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस इस पर भी नहीं लगेगा। चला, एकदम दौड़ रहा है, दौड़ नहीं रहा है जी, लाइटर पार्टिकल होनी चाहिए, दौड़ नहीं रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, इतनी स्पीड है। और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब बहुत सूक्ष्म कण, किस पर? छोटे से कण पर। ये 1 कुंटल 2 कुंटल के बोल्डर पर लगने वाला नहीं है। तो इस तरह से इसको हम एक तरह का डी ब्रोगली का सीमा भी कह सकते हैं, या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने किसको कंसंट्रेट करके, किसको माइंड में रख करके, किसको अवधारित करके इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दिया। तो फटाक से इनको नोट कर लीजिए। चलिए इनको नोट कर लिए होंगे, यदि नहीं भी किए तो खैर कोई बात नहीं, इन सब की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं कुछ ऐसी घटना बताइए, नहीं कह दिया कि कुछ ऐसी घटना बताइए जो रेडिएशन जो है वो डुअल नेचर प्रदर्शित करे। कौन सी नेचर? डुअल नेचर। मतलब रेडिएशन है, उसमें मास है, मतलब मीटर है तो मास है। ये दिखाता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। नहीं, क्या क्या है डुअल नेचर? तो पहला जो होगा वो वेव नेचर होगा, वेव नेचर नहीं। और दूसरा जो होगा वो पार्टिकल नेचर। कहता है कि रेडिएशन में 2 नेचर होते हैं, एक वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। अब एक चीज जान लीजिए, यदि रेडिएशन है, रेडिएशन का मतलब विकिरण, सूर्य से निकलने वाले सभी किरणें या प्रकाश जो दिखाई देता वही तो नहीं, और इनके अलावे और भी हैं, वो सब के सब क्या होते हैं? रेडिएशन। आई बात समझ में? क्या रेडिएशन में दोनों नेचर है, वेव और पार्टिकल। क्या क्या कौन कौन साबित करेगा इसको? नहीं, यदि वेव नेचर होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी लगेगा इस पर। कौन लगेगा?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। यदि रेडिएशन इस थ्योरी का पालन करता है तो इसका मतलब रेडिएशन में वेव नेचर है। इसका मतलब रेडिएशन में वेव नेचर है। अब पार्टिकल नेचर कौन बताएगा? क्वांटम थ्योरी। कौन सा? क्वांटम थ्योरी। और पता है क्वांटम थ्योरी किसने दिया था? प्लांक्स ने। इसलिए इसको क्या लिख लीजिए? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। यदि अभी कह नहीं रहे कि है नहीं, पहले देख लेते हैं, कुछ घटना को देखते हैं। यदि दोनों घटना नजर आ जाएं तो समझ लेना कि रेडिएशन में भी क्या है? द्वैत प्रकृति है। कौन कौन? वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। यदि वेव नेचर है तो इसका एक्सप्लेनेशन कौन करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। और यदि पार्टिकल नेचर है तो इसका एक्सप्लेनेशन कौन करेगा? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। अब जरा देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी किन किन घटना की व्याख्या करती है, नहीं कौन कौन सी घटना की व्याख्या करती है। तो सबसे पहले देखिए व्यतिकरण, हिंदी में नहीं इंटरफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यतिकरण, विवर्तन, डिफ्रैक्शन, ध्रुवन जिसको पोलराइजेशन कहते हैं। इंटरफेरेंस हिंदी में क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस इसको क्या कहते हैं हिंदी में? विवर्तन को डिफ्रैक्शन हो सकता है, थोड़ी बहुत कमजोरी की वजह से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए। डिफ्रैक्शन। और इसको क्या कहते हैं? पोलराइजेशन, ध्रुवन। यदि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं तो क्या होगा? विवर्तन होगा, इंटरफेरेंस होगा जिसको हम लोग लाइट में देखेंगे। व्यतिकरण, विवर्तन होगा जिसको वेव ऑप्टिक्स में देखेंगे। ध्रुवन होगा जिसको हम लोग वेव ऑप्टिक्स में देखेंगे। अब आपको उदाहरण से बता रहे हैं कि क्या ऐसा होता है कि नहीं। यदि क्वांटम थ्योरी में पार्टिकल नेचर है तो क्वांटम थ्योरी बताएगा, ये कह रहा है, ये करेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहां पर दोनों चीज को देखते हैं कि क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है। तो पहला नंबर देखिए व्यतिकरण को भी रहने दीजिए, पहले देख लेते हैं विवर्तन को। जब प्रकाश सूर्य से आती है तो इनको क्या करते हैं? यहाँ पर हम सूर्य भगवान बना लेते हैं और यहाँ पर एक सूर्य भगवान बना लिया। यहाँ पर एक क्या कर लेते हैं? सूर्य भगवान बना लेते हैं। ऐसे करके जा रही है प्रकाश। और क्या करते हैं? इसको एक अवरोधक से निकालते हैं। छोटी सी छिद्र है, जब इससे निकलती है तो क्या ये ऐसा होता हुआ प्रतीत होता है? बाहर जाते हुए ऐसे करके सोर्स से निकला, ऐसे करके फैलता हुआ प्रतीत होता है, ऐसे करके फैलता हुआ प्रतीत होता है। अरे यहां से टॉर्च जलाइए, एक छोटा सा छिद्र लीजिए, तो जैसे ही आगे की ओर बढ़ता है ऐसे करके बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। इतना ही नहीं, आपके घर में छोटी सी यदि छिद्र हो कहीं पर और उससे यदि सूर्य की प्रकाश आ रही हो तो वहां पर छिद्र तो इतनी मोटी होती है, पर आगे जहां प्रकाश किसी दीवार पर पड़ रही है वहां पर इतना चौड़ा स्पेस लेता है। क्या ऐसा होता है? इसी घटना को हम लोग विवर्तन कहते हैं। इसको अभी हम नहीं दिखा सकते इसलिए कि टॉपिक थोड़ी क्या है, हार्ड है। यदि आपको अभी बताएंगे तो थोड़ी ऊपर से भी जा सकती है। इसको सही स्थान पर बताएंगे व्यतिकरण क्या होता है, सही स्थान पर। लेकिन इसको तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जब तीक्ष्ण छिद्र से गुजरती है तो शार्प एंड की ओर प्रकाश मुड़ जाती है। मैंने यहां से निकला, ये होता है। इसको हम लोग विवर्तन कहते हैं। यदि प्रकाश ऐसी घटना शो कर रही है तो इसका मतलब वेव नेचर उसमें शामिल है। इसका मतलब वेव नेचर शामिल है। तो कहेंगे क्या रेडिएशन ऐसा करता है? अब देख लो ना, मुझे क्या पूछते, देखिए ना, सूर्य से आने वाली प्रकाश, छोटी सी घर की दीवार में छिद्र, यहां से प्रकाश आ रही है, ऐसे करके डेस्क पर ऐसे पड़ रही है, आ गया है इसे, तो यहां से छोटे से छिद्र आगे बढ़ा, यहां से छोटे से छिद्र आगे बढ़ रहा है, आगे छोटे से छिद्र आगे बढ़ रहा है, बड़ा ऐसा होता है। सूर्य की प्रकाश जब आती है तो क्या ऐसा होता है? हाँ होता है। तो इसका मतलब वो कौन सी नेचर है? वेव नेचर। पोलराइजेशन में थोड़ी हार्ड टॉपिक पड़ जाती है, इसलिए इन दोनों का, इनकी भी व्याख्या वहां पर है, इन दोनों को हम लोग वेव ऑप्टिक्स में कवर करें।
किसमें? वेव ऑप्टिक्स में कवर कर लेंगे। या आप वेव ऑप्टिक्स में पढ़े होंगे? नहीं, अपन कभी वेव ऑप्टिक्स चलाया नहीं, जब चलाएंगे इन दोनों की व्याख्या मिल जाएगी, पर ये हमें देखने को मिलता है, इसलिए मैंने इसका उदाहरण दे डाला। नहीं, और दूसरी बात देखे होंगे पिछले लेक्चर में, पार्टिकल नेचर क्या कहता है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है कि जब यही रेडिएशन, भाई साहब, यही रेडिएशन कौन रंग के, मोनोक्रोमेटिक या व्हाइट लाइट ले लीजिए, फ्रीक्वेंसी को फिक्स करने के लिए अपन कलर फिक्स किया था, याद है ना। तो जब किसी कलर के प्रकाश को किसी धातु के सतह पर डालते हैं तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन फटाक से फुर्र हो जाता है, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। यदि यही रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, दिखाता है, तो ये यह साबित करता है कि इसके पास पार्टिकल नेचर भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा देना, इलेक्ट्रॉन को निकाल देना, ये किस नेचर को दिखाता है, पार्टिकल नेचर को। तो क्या डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन जो है, क्या विकिरण की दो प्रकृति है, विकिरण की दो प्रकृति है? तो कहेंगे हाँ। कौन कौन? वेव नेचर, कैसे, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सब वेव नेचर को दिखाता है। इसका एक्सप्लेनेशन कौन करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। क्लियर? पार्टिकल नेचर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर है, नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन कौन करता है, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। देखा होगा पार्टिकल नेचर पर लगाए थे, दोनों फार्मूला लगाना, पार्टिकल फोटो इलेक्ट्रॉन यदि हो तो यहां पर क्या आ जाता है, फोटोन। अब फोटोन क्या है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ रेडिएशन। जब फोटोन आता है मुन्ना तो E बराबर hc बाय लैम्डा भी लगाते हैं, नहीं लगाते हैं? और जब E आता है तो यहां पर E बराबर mc स्क्वायर भी लगाते हैं। क्या दोनों चलता है? इसका मतलब ये क्वांटम थ्योरी को का पालन करता है। यहां पर द्रव्यमान की बात हो गई है, इसका मतलब पार्टिकल नेचर भी इसमें है। आई बात समझ में? नहीं आया तो आ गया तो फटाक से नोट करें ना। तो नीचे क्या लिखेंगे, वेव नेचर, रेडिएशन कंसिस्ट वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। रेडिएशन में नोट कर लीजिए, नोट माय वर्ड, रेडिएशन में या विकिरण में पार्टिकल नेचर भी तथा वेव नेचर दोनों होता है। किसी विकिरण में वेव नेचर, पार्टिकल नेचर दोनों होता है। फटाक से नोट कर लीजिए, वेव नेचर नहीं, रेडिएशन में पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होता है। ठीक, आगे देखिए, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का क्या, डुअलिस्टिक का क्या है? अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, किसके अनुसार? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अनुसार। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, मूविंग पार्टिकल माने मैटर कभी वेव के जैसे तो कभी पार्टिकल के जैसे व्यवहार करता है, व्यवहार करता है, अर्थात मूविंग पार्टिकल में वेव नेचर निहित होता है। क्या कहता है, मूविंग पार्टिकल में मैटर कभी वेव के जैसे तो कभी पार्टिकल के जैसे व्यवहार करता है, अर्थात मूविंग पार्टिकल में वेव नेचर निहित, मूविंग पार्टिकल में वेव नेचर निहित होता है। ये कहता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ये कहता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। यहां पर लिखते हैं मूविंग पार्टिकल या मैटर के वेव को मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव
करते हैं। क्या करते हैं? करते हैं। तथा इस वेव के वेवलेंथ, जरा देखिए यहां से हम ऊपर लिख रहे हैं, यहां से ऊपर लिख रहे हैं। वेवलेंथ माने तरंग धैर्य को डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं। पूछेगा मूविंग पार्टिकल के वेव क्या कहते हैं? मेटर वेव या डी ब्रॉगली वेव कहते हैं। तथा इस वेव के वेवलेंथ बोले तो तरंगेरी को डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी कहते हैं। क्लियर? ये इनके हाइपोथेसिस है, किनके? डी ब्रॉगली के। फटाक से को नोट कर लें। डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसी है नहीं। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का थोड़ा एक्सप्रेशन लिया नहीं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का हम लोग क्या करते हैं? डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। जरा देखिए कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्या नहीं, तो नंबर 2 लेते हैं। पहला, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू E इक्वल टू hc बाय लैम्डा। समीकरण 1। दूसरा नंबर चलते हैं, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, तो E इक्वल टू mc बाय स्क्वायर, m इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल, c इक्वल टू वेलोसिटी या स्पीड ऑफ पार्टिकल। चूंकि यहां पर हम पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं तो इसको कह दीजिए समीकरण 2। ठीक, समीकरण 1 तथा 2 से यहां पर देखिए E बराबर hc बाय लैम्डा, E बराबर mc स्क्वायर नहीं, तो क्या हो जाएगा? mc स्क्वायर बराबर hc बाय लैम्डा। c से c मरा, mc इक्वल टू h बाय लैम्डा। c को रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस बाय v, वेलोसिटी। चूंकि ये वेलोसिटी है ना, c क्या है? वेलोसिटी है, तो mv इक्वल टू h बाय लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू h बाय mv, h बाय mv। हम मास इनटू वेलोसिटी को क्या कहते हैं? मोमेंटम। मास इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम, तो लैम्डा इक्वल टू h बाय p, लैम्डा इक्वल टू h बाय p। यहां पर देख रहे हैं लैम्डा क्या है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लैम्डा क्या है? लैम्डा h बाय p, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यही डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें निकालना था। आई बात समझ में? इसको और आगे बढ़ाएंगे, पहले इनको आप नोट कर लीजिए, पास पुरानी चीज है सब। चलिए इधर लिख लिए हम लोग, यहां तक लिख लेते हैं। आइए इसको थोड़ा सजाते हैं, इसमें कोई तकलीफ वाली बात है नहीं, बड़ा देर करते समझ आ रहा है, सब समझ आ रहा है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या निकला चाहिए? और लिखेंगे बहुत सारा फॉर्मूला, इतना बड़ा फॉर्मूला लिखेंगे, अभी तो इतना लिखे ना। लैम्डा इक्वल टू क्या निकला? h बाय mv इक्वल टू h बाय p। p क्या है? मोमेंटम। याद रखना, ये जो लैम्डा निकला है, लैम्डा को क्या कहते हैं? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये पूरे इक्वेशन को कहते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन ऑफ मेटर वेव।
पूरे को क्या कहा जाता है? डी ब्रोगली इक्वेशन ऑफ मेटल वेव। जहां लैम्डा क्या है? डी ब्रोगली वेवलेंथ, m मास ऑफ पार्टिकल v, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। यहां पर देखिए, यहां पर देखेंगे, यहां पर देखेंगे, यहां पर देखेंगे, यहां पर हम नोट में लिखना चाहेंगे, कहता है डी ब्रोगली, थोड़ा सा डी ब्रोगली वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या डी ब्रोगली वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? नहीं। क्यों नहीं है? यहां पर फिर लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूविंग चार्ज पार्टिकल के द्वारा उत्पन्न होता है। क्या इलेक्ट्रॉन मूविंग चार्ज पार्टिकल है? हाँ है। क्या वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न कर सकता है? हाँ। तो क्या लिखें यहाँ पर? डी ब्रोगली वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। याद रखना, क्यों नहीं है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूविंग चार्ज पार्टिकल के द्वारा उत्पन्न होता है, पर डी ब्रोगली में मूविंग चार्ज पार्टिकल की तो कोई कंसेप्ट ही नहीं। आई बात समझ में? तो इनको फटाक से नोट कर लीजिए और हम लिखते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। फटाक से नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ देखते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ देखते हैं इलेक्ट्रॉन का। एच वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं? डी ब्रोगली वेवलेंथ बराबर एच लैम्डा बराबर एच बाय एम वी, एच बराबर एम वी। अब यहां से आइए थोड़ा इसको इधर उल्टा, इसको थोड़ा, लैम्डा बराबर और क्या जानते हैं? एच बटा पी, नहीं ये जानते हैं। अब देखिए यहां पर हम लोग थोड़ा रिलेशन लेते हैं, के बराबर जानते हैं 1/2 एम वी स्क्वायर। तो यहां से एम वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाना है? इसको रख दीजिए, के बराबर 2ke काइनेटिक एनर्जी। यहां से क्या करना है कि यहां से क्या करना है, इसमें हम m बाई एम से मल्टीप्लाई कर सकते नहीं। तो करते क्या है कि एम वी स्क्वायर गुना m बाय एम बराबर 2ke। क्या ऐसा कर सकते हैं? m बाई एम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। जब ऐसा किया जा सकता है ये क्या हो जाएगा? m स्क्वायर वी स्क्वायर बट m बराबर 2ke। अब जरा यहां से देखो तो m स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर 2ke इंटू m। इसको क्या करते हैं? पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? देखिए m भी बराबर p, तो m स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 2ke इंटू m। तो p बराबर क्या हो जाना है? अंडर रूट 2ke इंटू m। नहीं, इसको कर लेते हैं समीकरण 1, इसको कर लेते हैं समीकरण 2। तो क्या करेंगे? समीकरण 2 में p का मान रखने पर, समीकरण 2 में p का मान रखने, किसका मान रखेंगे? समीकरण 2 में p का मान रखेंगे। तो क्या निकल जाएगा? लैम्डा बराबर h बटा है, देखिए यहाँ पर p बराबर क्या निकला? अंडर रूट 2ke इंटू m, अंडर रूट 2ke इंटू m। अब देखते हैं, फिर सिंबल देखते हैं, नौ ke इक्वल टू ev इलेक्ट्रॉन वोल्ट, k इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? h बाय अंडर रूट 2ke की जगह पर क्या लिखेंगे? 2ev इंटू, समीकरण कर दीजिए इसको 2 3 समीकरण 4। अब देखिए लैम्डा बराबर क्या निकल गया टोटल, इसको और बढ़ा देते हैं। तो लैम्डा बराबर कर दीजिए, लैम्डा इक्वल टू क्या निकला? h बटा mv, h बटा p
H बटा अंडर रूट 2k इंटू m, H बटा अंडर रूट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू m। कितना फॉर्मूला निकला है किसका? डी ब्रोगली वेवलेंथ का। डी ब्रोगली वेवलेंथ का कितना फॉर्मूला निकला है डी ब्रोगली वेवलेंथ का? तो इनको आप पहले नोट कर लीजिए। हम समीकरण 4 को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का सारा चीज हम पुट करेंगे और निकाल करके देखेंगे क्या होता है। फटाक से नोट कर लेंगे। चलिए हम लोग थोड़ा इक्वेशन 4 को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। बात किसके लिए चल रही है? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो सारी की सारी कहानी किसके लिए होगी? इलेक्ट्रॉन के लिए। नहीं तो 4 को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, कहता क्या है। नहीं फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या कहता है? लैम्डा इक्वल टू h बाय अंडर रूट 2ev इंटू m। यदि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो h बराबर 6.67 आता है, 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड। यदि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। ये सबके साथ एसआई में आता है, इसमें एसआई में m का यदि इलेक्ट्रॉन के मास की बात कर लें तो 9.1 × 10 के पावर -31 kg। ये सब के सब एसआई में होगा। कितना में? 31 kg। जब ये सारे के सारे वैल्यू रखेंगे, सारे के सारे वैल्यू रखेंगे तो लैम्डा बराबर आना है, सबका वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा बराबर आना है 12.27 बटा अंडर रूट v गुना 10 के पावर -10 मीटर आ जाएगा। ये करने के लिए h का वैल्यू रखेंगे, e का वैल्यू रखेंगे, 2 का वैल्यू रखेंगे और 2 तो है m का वैल्यू रखेंगे। जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आने है? 12.27 मीटर में। अब यहाँ पर देखिए लैम्डा इक्वल टू क्या होना है? 12.27 गुना अंडर रूट v। ये पोटेंशियल है वोल्ट, v इक्वल टू पोटेंशियल, जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर देखिए 10 टू द पावर -10 माने 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ उसके पोटेंशियल पर निर्भर करता है कि किसने वोल्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा है। आपने नोट कर लीजिए इनको। तो चलिए यहां पर देखें, इस सबका वैल्यू रखें। यहां पर ये आ गया लैम्डा। यहां पर क्या कहता है कि लैम्डा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? पोटेंशियल का। माने पोटेंशियल बढ़ेगा स्क्वायर रूट का, पोटेंशियल बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा, और पोटेंशियल जब घटेगा तो लैम्डा बढ़ेगा। तो ये सारी की सारी कहानी थी किसके रिगार्डिंग? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के रिगार्डिंग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन 04। तो अब लेंगे हम आपसे विदा। जाते जाते एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मित्रों में वीडियो को शेयर कर दें, और यदि समझ में ना आए तो कमेंट करें, समझ आ जाए तो अच्छे से कमेंट करें, समझ ना आए तो और अच्छे से कमेंट करें, ताकि अगले लेक्चर में सुधार करने की प्रयास की जाएगी। धन्यवाद।